नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आया हूं HDFC म्यूचुअल फंड की एक नई स्कीम जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग फंड, जो कि 26 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024 तक 15 डेज के लिए सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन है। जैसा कि आपको मालूम है कि नई म्यूचुअल फंड स्कीम जब भी कोई आती है उसको NFO बोलते हैं और NFO का भाव 10 रुपये होता है, या भाव को NAV बोलते हैं। इस मैन्युफैक्चरिंग फंड के अंदर क्या है खास, वो अपने देखेंगे कि किस तरीके के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है। अगर आपके पास ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग फंड आपके पोर्टफोलियो में है तो ये फंड कहाँ पोजिशनिंग करता है, इस तरीके की स्कीम लेनी चाहिए या नहीं लेना चाहिए, टोटल पोर्टफोलियो का कितने परसेंट पैसा सेक्टर या थीमेटिक फंड में डालना चाहिए और किस तरीके के इन्वेस्टर को डालना चाहिए, इन सारी चीज़ों पर अपने इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे साथ इस मेरे YouTube चैनल पर, इस पूरे वीडियो को आप देखिएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर है, तो आत्मनिर्भर भारत में मैन्युफैक्चरिंग एक पावर हाउस बनता जा रहा है। और मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनने की एक खास वजह है कि आज जो हिंदुस्तान की जीडीपी है, जीडीपी के अगर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में US डॉलर में 3353 बिलियन डॉलर की जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, यानी 3.3 ट्रिलियन की, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2030 तक 7000 बिलियन डॉलर की होने की उम्मीद है, यानी करीबन यहाँ से 2 गुना। 3.3 ट्रिलियन की जो जीडीपी है वो 7 ट्रिलियन की जीडीपी 2030 तक होने की उम्मीद है। लेकिन इसी के अंदर अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं, मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूं, तो जो 453 बिलियन डॉलर है, वो उम्मीद है कि करीबन 3 गुना होकर के 2.8x होकर के 1281 बिलियन होने की उम्मीद की जा रही है। बाकी सब में अगर आप देखेंगे 2 या 2.5 गुना के आसपास की रफ्तार है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 3 गुना की रफ्तार से उम्मीद की जा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर इमर्जिंग मार्केट में आप दुनिया की तमाम अर्थव्यवस्थाओं को, विकसित या एशियन कंट्रीज की देखते हैं, तो वहाँ पर ये आंकड़े भी प्रूव होते हैं। कैसे प्रूव होते हैं? जैसे कि थाईलैंड का आप उदाहरण लीजिए, तो थाईलैंड में 1985 से लेकर के 1991 6 साल तक हाई ग्रोथ का फेज रहा। तो हाई ग्रोथ फेज के दौरान रियल जीडीपी की जो ग्रोथ रही वो 9.3% की रही। लेकिन इस 6 साल के पीरियड के दौरान ग्रोथ फेज के स्टार्टिंग में और एंड के अंदर, स्टार्टिंग में 21.9% मैन्युफैक्चरिंग का शेयर था और एंड के अंदर इसका 28.2% मैन्युफैक्चरिंग का शेयर था। ये थाईलैंड की बात करूं। ऐसा ही सेम चाइना में हुआ। 1990 से 2005 तक करीबन 25 साल तक चाइना ने डोमिनेट किया और रियल जीडीपी की ग्रोथ 9.8% रही। तो 9.1% जो हाई ग्रोथ फेज के स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन था, वो हाई ग्रोथ फेज के लास्ट में 32% था। अब अगर मैं इंडोनेशिया, वियतनाम में भी ऑलमोस्ट ऐसा हुआ। इंडिया के अंदर भी आज 2023 से लेकर के 2030 तक करीबन अच्छी खासी जीडीपी ग्रोथ होने की उम्मीद की जा रही है, 6-7% की। तो आज जो इनिशियल स्टेज में 15% का जो मैन्युफैक्चरिंग का मार्केट शेयर है या ग्रोथ का है, वो अगर अगले 15 से 20% से ग्रो होता है, आपको मालूम है कि 15% CAGR से कोई चीज़ ग्रो होती है तो अगले 5 साल में उसका 30 डबल हो जाता है, यानी 15 का 30 हो जाता है। तो 2030 तक ये काफ़ी बढ़ने की उम्मीद है। और ऐसा इसलिए भी माना जा रहा है कि इंडिया और चाइना को कंपैरिजन करने के लिए, जहां पर चाइना 2008 में खड़ा था वहां पर आज हिंदुस्तान खड़ा है, यानी इंडिया के लिए वो चाइना वाला मोमेंट, 2008 वाला चाइना वाला मोमेंट है। इसमें अगर आप देखेंगे तो आज इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर पे एम्प्लॉयड है लेबर फोर्स, वो 45% इंडिया के अंदर है। वहीं पर आप देखिए कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन पॉपुलेशन, टोटल एम्प्लॉयमेंट जो था 1990 के अंदर, वो 25% चाइना का था। और वहाँ से जो $200 की जो जीडीपी ग्रोथ थी, पर कैपिटा इनकम थी, माफ़ कीजिएगा, वो आज करीबन 12-13 हज़ार $US के आसपास चाइना की है। वहीं पर आज इंडिया की 2,500-3 हज़ार $US की है। तो वो आने वाले टाइम में ये ग्रोथ होगी। तो चाइना के अंदर कैसे ग्रोथ हुई? फार्म से फैक्ट्रीज के लोग, यानी एग्रीकल्चर को छोड़ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हुए, तो वहाँ का जो देश है वो अपर मिडिल इनकम बन गया। और एग्रीकल्चर और अलाइड से मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के अंदर करीबन 4 गुना ज़्यादा ग्रोथ होती है। तो इंडिया के लिए भी एक चाइना का 2008 वाला मोमेंट है और यहाँ पर भी इंडिया में एग्रीकल्चर से लोग मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब आप बात करेंगे
कि अगर ऐसा इंडिया में क्या चेंज हुआ पिछले 10-15 सालों में कि अपने चाइना से कंपेयर करने लगे या मैन्युफैक्चरिंग में अपने को अपॉर्चुनिटी नज़र आने लगी। तो सबसे पहली जो बात है वो है हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट। पहले हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट हुआ करती थी इंडिया में, उसके लिए गवर्नमेंट ने एड्रेस किया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई रोड एंड रेल और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आपको मालूम है कि आरआरआर की बजाय यहाँ पर रोड, रेलवे और रिन्यूएबल एनर्जी पे इंडिया का फोकस है। और उसका नतीजा क्या हुआ, उसका आउटकम ये आया कि इंडिया में जो 2014 के अंदर 54 की रैंक थी, वो आज 2023 में आते आते 38वें नंबर की रैंक हो गई वर्ल्ड बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के अकॉर्डिंग। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होता था, उसकी जगह इन्वेस्टमेंट इन रोड्स, पावर एंड रेलवेज के अंदर होने लगा। और जो 2013 में 3 किलोमीटर पर डे की रोड बन रही थी, वो 2023 आते आते 30 किलोमीटर पर डे की रोड बनने लगी। कॉम्प्लेक्स लेबर लॉ हुआ करते थे, जो कि आज 44 लेबर लॉ को मिला करके केवल 4 लॉ के अंदर कन्वर्ट कर दिया। इसी की वजह से लो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में चेंजेस हुआ, जो करीबन 180-90 देशों में से 142वीं रैंक 142 की रैंक हुआ करती थी, वो वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में इंडिया 63 नंबर की रैंक पे आ गया। लैक ऑफ गवर्नमेंट फोकस की अगर बात करें तो वहाँ पर आज की तारीख में पीएलआई के अंदर 14-15 ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर ये काम हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आप मिला करके देखेंगे तो इंडिया और चाइना को कंपेयर करने पर वहाँ पर हर सेक्टर में काम हुआ है, लॉजिस्टिक में ले लीजिए, सब चीज़ों में काम हुआ है, इतना सारा बदलाव हुआ है, पीएलआई स्कीम आई है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे गवर्नमेंट का भी फोकस है। अब अगर इसी बात को मैं एक्सटेंडेड वर्जन बोलूँ तो एक पंखा बनाने, एक फैन बनाने की क्या कॉस्टिंग इंडिया में आती है और क्या तमाम डेवलप कंट्रीज़ में आ रही है। यूएस डॉलर के अंदर 12.5 यूएस डॉलर कॉस्टिंग आ रही है, वहीं पर इंडिया के अंदर 6.7, वियतनाम के अंदर 6.9, इंडोनेशिया के अंदर 6.9 और चाइना के अंदर 7 रुपये 7 यूएस डॉलर की कॉस्टिंग आ रही है। और जैसे जैसे स्केल इंक्रीज करेगा इंडिया को कॉस्ट एडवांटेज मिलता जाएगा, क्योंकि लेबर यहाँ पर इंडिया में सस्ती हो रही है। और केवल ये लेबर तक सीमित नहीं है। अब आप उदाहरण लीजिए, आपको याद होगा कि सैमसंग ने वियतनाम में बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ स्टोरी लिखी, उसकी वजह से वियतनाम की इकोनॉमी पे बहुत बड़ा असर पड़ा। वैसे ही ऑलमोस्ट स्टोरी एप्पल इंडिया के अंदर लिखने जा रहा है। आपको मालूम है कि 2017 में जो ग्लोबल शिपमेंट का शेयर था वो लेस देन 1% था, 2023 आते आते 10% से ज़्यादा ग्लोबल शेयर है। और इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वो 12% आईफोन सप्लाई में है। एक्सपेक्टेड ग्रो हो रहा है, अगले 2-3 साल में 25% के आसपास ग्रो होने की उम्मीद है। और यह ग्रोथ केवल फ़ोन तक सीमित नहीं है, केवल एप्पल तक सीमित नहीं है, हर सेक्टर में से है। चाहे वो टॉयज़ का ले लीजिए, चाहे आप एसी के कंपोनेंट ले लीजिए, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस का सेक्टर ले लीजिए, सब सेक्टर में सक्सेस स्टोरी होती जा रही है। आप देखिए, जो एसी के कंपोनेंट है वो अपने पहले आयात करते थे, इंपोर्ट करते थे, वो आज 60% कम इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी इंडिया में डोमेस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है। टॉयज़ जिसमें पूरे चाइना पे डिपेंडेंसी थी, चाइना के मार्केट पे डिपेंडेंसी थी, वो आज $372 मिलियन से लेकर के आज FY 22 के अंदर $110 मिलियन और FY 23 के अंदर $159 मिलियन, मतलब आप देखिए कि कम होता जा रहा है कंटिन्यू। और जो एक्सपोर्ट की लाइन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, 203 से 326 की तरफ चली गई। तो इंडिया में जो टॉयज़ के मार्केट में चाइना का जो दबदबा था वो भी ग्रेजुअली ख़त्म होता जा रहा है। ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के अंदर है, हर एरिया के अंदर है। अब अगर मैं बात करूं कि एक्सपर्ट टाइल्स के मार्केट में भी आपको मालूम है कि चाइना का बहुत बड़ा डोमिनेंट प्लेयर था, दबदबा था, वो धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। आप देखिए, कैलेंडर ईयर 2014 से लेकर के कैलेंडर ईयर 2023 में जो लाइन है लगातार बढ़ती जा रही है, यानी अपना शेयर जो है वो बढ़ता जा रहा है और चाइना का शेयर कंटिन्यू कम होता रहा है। ऐसा ही स्टोरी केबल और वायर्स के अंदर है। एक्सपोर्ट जो है करीबन 5 साल में डबल हो गया है। तो ये सारे मिलाकर के एक वैल्यू फॉर मनी है। पूरा प्रोडक्ट बहुत ही पैकेज्ड प्रोडक्ट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे गवर्नमेंट का फोकस है, चाइना 1+ की स्ट्रेटेजी चल रही है। अब बात करता हूँ मैं एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग एनएफओ की, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग फंड की, कि ये फंड कहाँ पोजीशनिंग करेगा, किस तरीके का ये पोर्टफोलियो होगा।
तो इसमें से 80% कोर पोर्टफोलियो जो है वो मैन्युफैक्चरिंग या उससे रिलेटेड कंपनीज में ही होगा। इन्वेस्टमेंट स्टाइल की अगर मैं बात करूं तो ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करेंगे। बॉटम अप का मतलब होता है दो तरीके की अप्रोच होती है, एक टॉप अप डाउन अप्रोच और एक बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच में सीधा स्टॉक सिलेक्शन होता है, चाहे वो किसी भी सेक्टर का हो। पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन में रीजनेबली वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा। और मार्केट कैप की मैं बात करूं तो ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों तरीके के कैप के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। और तीनों तरीके के कैप में आप कह सकते हो कि आप फ्लेक्सी कैप टाइप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ फंड ये होगा। अब मैं बात करता हूं एग्जिट लोड की। एग्जिट लोड क्या है कि अगर 1 महीने से पहले अगर आज आपने पैसा डाला और 1 महीने से पहले आप एग्जिट करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड लगेगा, यानी 1 लाख रुपए पर 1 महीने के बाद कोई एग्जिट लोड नहीं है। रिस्कोमीटर की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार इन्वेस्टर मैंने देखे हैं वीडियो देखने के बाद मुझे कमेंट करते हैं, पर्सनली बताते हैं और एक कॉल बताते हैं कि आपने उस स्कीम का वीडियो डाला था और हमने ये स्कीम खरीद ली और बहुत अच्छी रही। तो ऐसा नहीं है, स्कीम का वीडियो डालने का मतलब ये नहीं है कि आपको वो स्कीम खरीदनी है। आपको आपकी रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है, आपके फाइनेंशियल गोल देखने हैं। वीडियो का मतलब तो ये है कि आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हो, इसका मतलब ये है कि जो भी चीज़ बाज़ार में आ रही है, कम से कम 10 चीज़ें अगर बाज़ार में आ रही तो 10 नहीं तो 8-9 चीज़ों से मैं आपको अपडेट रखूँ। वीडियो डालने का सोल पर्पज़ सिर्फ इतना है। वीडियो डालने का पर्पज़ ये नहीं है कि आपको उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है। तो रिस्कोमीटर की जो मैं बात कर रहा था, रिस्कोमीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ये स्कीम अंतिम पायदान पे है, यानी हाई वोलेटाइल फंड है, सेक्टर स्पेसिफिक फंड, हाई रिस्क और रिवॉर्ड के हाथ है, यानी आपके प्रिंसिपल में उतार-चढ़ाव काफ़ी होंगे। अब आपको ये स्कीम खरीदनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ बेसिक इनसाइट मिल गई होगी। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए और बने रहिए मेरे साथ मेरे अगले वीडियो तक। तब तक के लिए नमस्कार।